नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल बोले भारत में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मनीष कुमार है और हर रोज़ मैं यूपी की बड़ी राजनीतिक खबरों के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि भाजपा के किन बड़े नेताओं की बाँछें खिली हुई हैं क्योंकि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। हफ्ते भर पहले इस बात की चर्चा बहुत ज़ोरों पर थी कि योगी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, लेकिन चूंकि खरमास का महीना चल रहा था इसलिए इस पे सिर्फ चर्चा होके रह गई। इसकी चर्चा इसलिए भी शुरू हुई क्योंकि कुछ बड़ी मीटिंग की गई योगी आदित्यनाथ के आवास पे, मुख्यमंत्री के आवास पे। इसके अलावा भाजपा में भी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मीटिंग का दौर चला। अब खरमास ख़त्म हो गया है, पावन समय शुरू हो गया है, तो अब इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत जल्दी होगा। और इन्हीं वजहों से भाजपा के बड़े नेता इस ताक में हैं कि उन्हें भी योगी मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए। ऐसा इसलिए भी मुफीद दिख रहा है उन्हें क्योंकि योगी सरकार में कुल 60 मंत्री हो सकते हैं नियमों के मुताबिक। अभी 54 मंत्री हैं और 6 बर्थ खाली है। इन्हीं 6 बर्थ को भरने के लिए सभी रेस में आगे बढ़ने की फिराक में हैं। सबसे बड़ा नाम इसमें निकल कर सामने आ रहा है भूपेंद्र चौधरी का, जो कि भाजपा अध्यक्ष बनने से पहले योगी सरकार में पंचायती राज के कैबिनेट मंत्री थे। जब उन्हें भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया तो उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा था, एक व्यक्ति एक पद के हिसाब से। अब जबकि भाजपा अध्यक्ष के पद पर पंकज चौधरी आसीन हो गए हैं और भूपेंद्र चौधरी फिलहाल सिर्फ एक विधायक भर हैं, तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जाटलैंड में एक अच्छी पकड़ होने के नाते उन्हें मंत्री पद दिया जा सकता है। लेकिन सिर्फ इतने भर से ही बात नहीं बनती है क्योंकि भाजपा को 2027 का विधानसभा चुनाव भी तो देखना है। 2026 शुरू हो चुका है और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पार्टी की तैयारियां और ज़ोरों शोर से शुरू हो जाएंगी और मुकम्मल की ओर बढ़ेंगी। ऐसे में इस बात की प्रबल संभावना है कि जातीय समीकरणों को देखते हुए और अपने वोट बैंक जो कि थोड़े से भी दूर होते हुए भाजपा को यदि दिख रहे होंगे तो उनको एकजुट करने के लिए कैबिनेट में उस जातीय समीकरण के हिसाब से किसी को आसीन किया जा सकता है। 6 मंत्रियों की जगह जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि अभी खाली है, तो संभव है कि 6 मंत्री न बने, लेकिन कई लोगों की लॉटरी तो लगना तय है। और अब जबकि मकर संक्रांति आ गई, शुरू हो गई है और खरमास का समय भी समाप्त हो गया है, तो जाहिर तौर पर योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा एक बार फिर से शुरू होगी और दिल्ली से लेकर लखनऊ तक इस बात की दौड़ देखी जाएगी। कई बड़ी मीटिंग्स देखी जाएंगी। आने वाले समय में ये पता चलेगा कि आगे इस मामले में क्या होता है। योगी मंत्रिमंडल के विस्तार के कयासों के बीच एक और बड़ी राजनीतिक खबर पनप रही है, उसकी चर्चा जोर शोर से शुरू हो रही है और ये और रफ्तार भी पकड़ेगी। यूपी की विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा होगी और वहाँ पर चुनाव होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बंगाल चुनाव के साथ ही इन 3 सीटों पर, इन 3 विधानसभा की इन 3 सीटों पर उपचुनाव होगा। इनमें से सोनभद्र की दुद्धी विधानसभा है, बरेली की फरीदपुर विधानसभा है और मऊ जिले की घोसी विधानसभा है। इन तीनों ही सीटों पर उपचुनाव होना है क्योंकि इन तीनों सीटों पर जो मौजूदा विधायक थे उनके निधन के बाद ये सीटें खाली हो गई हैं। घोसी और दुद्धी पर तो एक ही विधानसभा के टर्म में 2 बार उपचुनाव होना है। जाहिर तौर पर उपचुनाव सत्तारूढ़ दल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हम देखते हैं कि यदि उपचुनाव में सत्तारूढ़ दल विपक्षी दल से पीछे रह जाता है यानी हार जाता है तो ये उसकी बहुत बड़ी हार मानी जाती है, क्योंकि हमेशा से ये कहा जाता रहा है कि उपचुनाव सत्ताधारी दल के पक्ष में टिल्ट ही होता है क्योंकि कोई भी विपक्ष का विधायक नहीं चुनना चाहता है। जिन 3 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं उनमें से सोनभद्र की दुद्धी, मऊ जिले की घोसी, इन दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी के विधायक रहे हैं। तो जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी इन दोनों सीटों को रिटेन करने की भरपूर कोशिश करेगी, लेकिन भाजपा को ये भी संदेश देना होगा कि वो इन विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को हराकर ये सीट अपने खाते में कर लेगी। तो जाहिर तौर पर अभी तो इसकी सुगबुगाहट बहुत ज़ोर शोर से नहीं दिख रही है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे एक नूरा कुश्ती दोनों ही दलों के बीच देखने को मिलेगी।
ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा अप्रैल मई के आसपास कर सकता है या इन महीनों में चुनाव कराए जा सकते हैं और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के साथ ही इन सीटों पर उपचुनाव की भी घोषणा हो जाएगी। तो ये बहुत दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे जानकार इन 3 सीटों पर होने वाले विधानसभा के उपचुनाव को 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर भी देख रहे हैं। हालांकि 400 से ज़्यादा सीटें विधानसभा की यूपी में हैं और 3 सीटों पर चुनाव, ये कोई बहुत बड़ा तर्क तो नहीं है कि विधानसभा के 3 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव 400 सीटों से ज़्यादा सीटों पर होने वाले विधानसभा के चुनाव का रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन फिर भी चर्चा में ये बात जरूर आ जाएगी। तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी की एक कोशिश होगी कि वो सिर्फ बरेली की फरीदपुर ही नहीं बल्कि सोनभद्र की दुद्धी और मऊ जिले की घोसी सीट पर भी अपना विजय पताका फहराए और तीनों सीटों पर करारी शिकस्त दे समाजवादी पार्टी को, और जो 2 सीटें उसके पास नहीं हैं वो झटक ले। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी की ये कोशिश होगी कि 2027 के चुनाव के संदर्भ में यदि इन सीटों पर होने वाले उपचुनाव को देखा भी जाए तो उसे किसी तरीके से पीछे मुड़ के न देखना पड़े या हार का सामना न करना पड़े। तो एक ज़बरदस्त नूरा कुश्ती दिखाई देगी। एक आध सीटों पर तो समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार का भी ऐलान कर दिया है, जैसे कि मऊ जिले की घोसी सीट पर सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी के विधायक थे जिन्होंने भाजपा के दारा सिंह चौहान को हराया था और उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई, तो उनके बेटे को समाजवादी पार्टी ने यहाँ से चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। लेकिन ये ज़रूर है कि नाक का सवाल ज़रूर ये 3 सीटें बन जाएंगी। यूपी की दूसरी खबरों में हमने सपा की चर्चा कर ली, भाजपा की चर्चा कर ली, ऐसे में बसपा की भी चर्चा बहुत ज़रूरी है। हालांकि राजनीतिक रूप से देखें तो बहुजन समाज पार्टी की उपयोगिता और उसकी जो चर्चा है वो यूपी के चुनाव में बहुत कम रह गई है, क्योंकि उसे विधानसभा और लोकसभा दोनों ही चुनाव में बहुत करारी हार, ऐसी हार कभी बसपा ने नहीं झेली है। लेकिन फिर भी 15 जनवरी को बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्म दिवस मनाया जाएगा पूरे प्रदेश में। उनके इस जन्म दिवस के कार्यक्रम को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने प्रदेश के सभी 18 मंडलों में अलग अलग कार्यक्रम करने को अपने कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया है और ये कहा है कि ज़ोर शोर से इसकी तैयारी की जाए और उनके जन्म दिवस के कार्यक्रम को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जाए। अब ये देखना दिलचस्प होगा या ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि किस तरीके का कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में आयोजित हो रहा है और मायावती अपने जन्म दिवस के मौके पर प्रदेश के लोगों को, खासकर अपने कोर वोटरों को क्या संदेश देती हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा। देखें यदि तो थोड़ी बहुत सक्रियता मायावती ने पिछले दिनों में दिखाई है। पिछले साल 9 अक्टूबर को, जो कि अभी 2-3 महीना हुआ बीते हुए, उस समय कांसीराम के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर लखनऊ में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया था अम्बेडकर मैदान में। हज़ारों की संख्या में लोग पूरे प्रदेश से पहुंचे थे और पूरे मैदान को बसपा ने भर दिया था अपने कार्यकर्ताओं से। लेकिन उसकी निष्क्रियता का ये आलम है कि 4 साल के बाद लखनऊ में कोई बड़ी रैली या बड़ा प्रोग्राम मायावती ने या बसपा ने किया था। अब एक जन्म दिवस का मौका है, उस पर देखना है, क्योंकि 2027 का चुनाव भी बसपा के सामने है। गिरते पड़ते 2022 के चुनाव में 1 सीट बसपा को मिली थी और बलिया जिले की रसड़ा सीट, जहां से उमाशंकर सिंह विधायक हैं बसपा के, उनकी जीत में ये कहा जाता है कि बसपा से ज़्यादा उमाशंकर सिंह की अपनी व्यक्तिगत छवि और व्यक्तिगत प्रयास रहे हैं जिससे वो सीट मिली। वो बसपा के विधायक जरूर हैं, लेकिन एक तरीके से देखें तो वो उनकी अपनी व्यक्तिगत जीत थी। तो कुल मिला के लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव में बसपा का पूरे प्रदेश से एक तरीके से समूल नाश सा हो गया है। अब इसको रिवाइव करने के लिए मायावती क्या कुछ करती हैं, ऐसे कार्यक्रमों के जरिए ये देखना बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। अपने भतीजे आकाश आनंद को लेकर भी उन्होंने बहुत जिगजैग ग्राफ बना दिया है। कभी वो उन्हें पद से हटाती हैं, कभी वो उन्हें पद पे आसीन करती हैं, कभी वो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नज़र आते हैं, कभी वो नज़र नहीं आते हैं। तो अब ये भी बहुत कुछ तय होना है बसपा के भविष्य पे कि 2027 के चुनाव में उसका क्या रोल रहता है और किस तरीके से कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस भी इन सब में तो बहुत ज़्यादा अपने कार्यक्रमों को लेकर उत्साहित रहती है। हालांकि उसकी भी राजनीतिक ज़मीन कोई बहुत बड़ी तो नहीं है जितनी बड़ी कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी। लेकिन ये ज़रूर है कि कांग्रेस की स्थिति बसपा से कुछ अच्छी विधानसभा के चुनावों में दिखी है 2022 के।
अब सपा के साथ उसका गठबंधन हो सकता है जिसका उसे फ़ायदा मिल सकता है, बट इतना तो तय ही है कि बसपा से ज़्यादा सीटें कांग्रेस के पास हैं। तो कांग्रेस भी कार्यकर्ताओं को जोड़ने और लोगों के बीच बने रहने के लिए तमाम कार्यक्रम कर रही है। इस समय कांग्रेस के प्रदेश में 2 बड़े कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं, जिसमें एक केंद्र सरकार द्वारा जो मनरेगा का नाम बदला गया उसको लेकर कांग्रेस बहुत खफा है, और उसका ये सीधा आरोप है कि न सिर्फ महात्मा गांधी का नाम इस योजना से हटाया गया, बल्कि कुछ उसके नियमों में भी आमूलचूल बदलाव किए गए। जो मनरेगा की एक आत्मा थी उसको भाजपा की सरकार ने, मोदी की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने मार दिया है, ऐसा आरोप लगाते हुए कांग्रेस पूरे देश भर में अभियान चला रही है। यूपी में भी उसकी कुछ झलक दिख रही है उसके इस अभियान की, जिसमें अलग अलग जगहों पर कांग्रेस के बड़े लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को ये बता रहे हैं कि इसमें क्या बड़े बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा अभी गांव-गांव में चौपाल की शुरुआत होगी, जहां कांग्रेस के बड़े लीडरान जाएंगे और वहां लोगों से बातचीत करेंगे। अभी हाल ही में कांग्रेस ने सभी शहरों में जहां महात्मा गांधी की प्रतिमा लगी है वहां पर 1 दिन का उपवास भी रखा है। तो ये सब कार्यक्रम कांग्रेस कर रही है। इसके अलावा संविधान बचाओ अभियान के तहत कांग्रेस एक बड़ी रैली लखनऊ में करने की तैयारी में है। हालांकि इसकी अभी रूपरेखा जारी नहीं की गई है, लेकिन जल्दी ही उसका पूरा एक शेप निकल के सामने आ जाएगा। ऐसा अनुमान है कि लखनऊ के रमाबाई रैली स्थल पर एक बड़ी रैली कांग्रेस करेगी, और जिसमें संविधान बचाओ जो अभियान उसका चल रहा है और किस तरीके से संविधान को केंद्र की सरकार नष्ट कर रही है, जिसका आरोप कांग्रेस हमेशा से लगाती रही है, उसके बारे में लोगों को बताया जाएगा। लेकिन सपा के साथ विधानसभा की 3 सीटों पर जो उपचुनाव होना है उसमें कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी, ये भी अभी सामने आना बाकी है। हालांकि ये भी कह सकते हैं कि अभी इसमें बहुत समय है और बहुत जल्दबाजी होगी इस बात को कह पाना, लेकिन ये ज़रूर है कि कांग्रेस भी कमोबेश जनता से कनेक्ट बनाने के लिए अपनी कोशिशें कर रही हैं। अब ये देखना होगा कि उसे किस हद तक इलेक्टोरली इस मामले में फ़ायदा मिल रहा है। इन सब के बीच आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस से सबसे बड़ी खबर जो ये आ रही है, जो इस समय बहुत तेज चर्चा में भी है, वो ये कि प्रियंका गांधी वाड्रा एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की कमान संभाल सकती हैं और उन्हें प्रभारी बनाया जा सकता है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि पिछले दिनों प्रियंका गांधी ने यूपी को स्पेसिफिक मान के कुछ काम किए हैं। जैसे अभी जितनी रैलियां वगैरह दिल्ली में आयोजित की गई, उसके बाद से प्रियंका गांधी ने यूपी के सभी जिलाध्यक्षों को एक धन्यवाद पत्र भेजा उनको संबोधित करते हुए। हर जिलाध्यक्ष को प्रियंका गांधी ने ये चिट्ठी लिख के उनको थैंक्स बोला इस मामले में कि वो रैली में आए, इतनी मेहनत की, अपने साथ काफ़ी संख्या में लोगों को भी लेकर आए। इसके लिए प्रियंका गांधी ने उनका धन्यवाद दिया है। इसके अलावा प्रियंका गांधी लगातार यूपी के पदाधिकारियों के संपर्क में हैं, तो इन सभी घटनाओं से इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रियंका गांधी एक बार फिर से 2027 के पहले यूपी के प्रभार का जिम्मा अपने कंधों पर लेंगी और कांग्रेस के प्रदर्शन को 2022 के मुकाबले और सुधारने की कोशिश करेंगी। अब ये भी बहुत डिबेटेबल इशू है कि प्रियंका गांधी कभी आती हैं यूपी। जब प्रभारी थी तब उन्होंने काफ़ी सरगर्मी बढ़ाई थी, लेकिन उसके बाद एक लंबा अंतराल हो गया जब वो यूपी में उन्होंने कोई मीटिंग की हो या कोई विजिट किया हो या कोई दौरा किया हो। अब ये देखना होगा कि यदि प्रभार उनके हाथ में फिर से दिया जाता है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, तो वो किस तरीके से अपनी सक्रिय भूमिका निभाती हैं। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की है चुनाव आयोग ने, और जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है जिसे SIR कहा जाता है, वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण का कार्यक्रम, इसको लेकर चुनाव आयोग और समाजवादी पार्टी के बीच बड़ी ज़बरदस्त नूरा कुश्ती या तनातनी चल रही है। चुनाव आयोग कोई बयान जारी करता है, SIR से संबंधित कोई डेटा जारी करता है, समाजवादी पार्टी तुरंत उस पर हुक्का पानी लेके चढ़ जाती है। अभी हाल ही में कई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में भी ये सामने बात आई थी कि कई अलग धर्म के लोगों के पते पर अलग धर्म के लोग वोटर रजिस्टर पाए गए। हालांकि जहां इतने सारे लाखों की संख्या में वोटर हों वहां ऐसी गड़बड़ियां होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और उसमें सुधार की अभी गुंजाइश भी है। लेकिन समाजवादी पार्टी शुरू से ही SIR को लेकर चुनाव आयोग पे और भाजपा पे हमलावर रही है। उनका सीधा आरोप है कि समाजवादी पार्टी के जो कोर वोटर हैं उन पर SIR के जरिए प्रहार किया जा रहा है, और यही वजह है कि अब चुनाव आयोग और समाजवादी पार्टी के बीच जो तनातनी और नूरा कुश्ती चल रही है वो सोशल मीडिया पर भी अब रिफ्लेक्ट होने लगी है। चुनाव
आयोग के किसी भी बयान के ऊपर समाजवादी पार्टी के और उनके समर्थकों के सोशल मीडिया के हैंडल से तमाम तरह के आरोप लगाए जाते हैं और छींटाकशी की जाती है। उसके बाद चुनाव आयोग भी उनका जवाब देता है। इस क्रम में कई बार समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के सामने ज्ञापन भी दिया है, लेकिन अब जब तक चुनाव का समय आ नहीं जाता और चुनाव हो नहीं जाते तब तक ये तय माना जाएगा कि चुनाव आयोग और समाजवादी पार्टी के बीच ये रसाकसी चलती रहेगी। तो यूपी की बात मनीष के साथ में आज भर के लिए इतना ही। हम फिर से आपके लिए एक ताज़ा एपिसोड लेकर आएंगे जिसमें यूपी की राजनीति की गंभीर और कुछ चटपटी खबरें होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।